तो अनसॉल्व का आज हम 7वां सेट जो है हमारा 2025 का उसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, पिछली वीडियो में सेट नंबर 6 को सॉल्व किया था बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो आज सेट नंबर 7 के जो भी पूरे बहुविकल्पीय हैं यानी 20 बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं, इन सबको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है हमसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं a और b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब a और b का गुणनफल है। तो हमने पहले भी आपको एक चीज बता रखी थी, ये फॉर्मूला आप याद रखना। कौन सा? जब भी दो संख्याओं का गुणनफल इस तरीके से दिया हो, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। HCF, दो संख्या अगर दे रखी हैं HCF और उनका LCM, जैसे कोई दो नंबर हमें दे रखे हैं, उनका HCF और उनका LCM दोनों का गुणा इन दोनों संख्याओं के बराबर होता है। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन हमसे कह रहा था A और B का HCF 5 है। ठीक, यानी कोई दो संख्याएं थी, दो संख्याओं A और B का HCF 5 है, यानी ये चीज हमें दे रखी थी HCF A, B बराबर 5 और LCM भी दे रखा था, LCM 200 है, यानी LCM A, B बराबर 200। ठीक, तो A और B का मान पूछा था हमें, तो इसकी जगह 5 और इसकी जगह 200। ठीक, तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला याद है तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं थी डिटेल में, आप डायरेक्ट कर सकते थे कि दो संख्याओं का LCM और HCF उनके गुणनफल के बराबर होता है, तो 2 पंजे 10 डायरेक्ट आ जाता। नेक्स्ट कह रहा है संख्या 4√3 है, कैसी संख्या है? पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आपको मालूम होगा जब भी √3, तो जो भी रूट के अंदर है √3 कैसी है? अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या आपको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो कैसी आएगी? अपरिमेय ही आएगी। 4√3, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। सी वाला इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे यदि 20-25 का LCM 100 है तो HCF का मान है। यही फॉर्मूला लगा दोगे, यानी 20 और 25 का LCM हमें दे रखा है। LCM 20 और 25, इसका LCM कितना दे रखा है? 100। ठीक, हमसे पूछा है तो HCF का मान होगा, तो HCF हम निकाल लेंगे। HCF 20 और 25 का। ठीक, तो आपको मालूम है यहाँ से हमें क्या पूछा गया? HCF ये यहीं पे रहेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, तो HCF 20 और 25 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल A गुणे B और बट्टे में LCM ऑफ AB, यानी 20 और 25। ठीक, तो 20 और 25 का LCM कितना था? A और B का मान रखो पहले। A का मान 20 और B का मान 25, और LCM ऑफ AB कितना था? LCM ऑफ AB 20-25 का 100। 25 चौके 100, 4 पंजे 20, तो HCF 20 और 25 का कितना आ गया? 5। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, 5। कह रहा है यदि ये चीज है तो बराबर में 1/10, तो x का मान पूछा गया है। देखो 1/x² प्लस 6 बराबर में दे रखा है 1/10। ठीक, तो कह रहा है x का मान क्या होगा? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। ठीक, तो इधर हो जाएगा x² प्लस 6 बराबर 10 हो जाएगा। यानी एक तरीके से हमने सही तरीके से लिखा है। वैसे तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो हमने सही करके लिख लिया है। अब इसको उधर भेजो तो माइनस के हो जाएंगे। x² बराबर 10 माइनस 6, और 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4।
स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके आ जाएंगे, यानी इसका जब स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट लग जाएगा √4, और फिर इसका वर्ग आपको मालूम है +-2 आएगा। ठीक, तो +-2 बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है यदि समीकरण, ये समीकरण दे रखा है कि कह रहा है कि मूल बराबर है तो सी का मान क्या होगा। ठीक, जब भी मूल बराबर होते हैं तो उसका विभक्तकर हम 0 के बराबर रखते हैं। ठीक, हमें ये समीकरण दे रखा था। समीकरण में क्या दे रखा है, 2x² प्लस -8x और प्लस के c बराबर 0। ठीक, ये समीकरण दे रखा था 2x² -8x प्लस c बराबर 0। कह रहा है इसके अगर मूल बराबर है तो इसका c का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आप इससे कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे तो a का मान कितना आ जाएगा 2 और b का मान -8 और c की जगह c आ जाएगा। ठीक, क्योंकि c की जगह c की जगह तो c है एक तरीके से। ठीक, अब आपको मालूम है b² - 4ac, ये विभक्त कर आपको निकालना है। ठीक, इसको 0 के बराबर रखते हैं जब इसके मूल बराबर हो। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मूल बराबर है तो इसको 0 के बराबर रख देना है। b² का मान यानी b का मान 2 वो 8, तो -8 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 और c की जगह तो c था तो इसका मान c बराबर 0। तो 4 दूनी 8, 8c और इधर इसका स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि पावर सम है, विषम होती तो माइनस लगा रहता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। -8c, इसको उस साइड लेके जाओगे 64 को तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, 8 से काटोगे 8 8 64, यानी c का मान 8 आ जाएगा। ठीक, तो 8 कोई ऑप्शन था, डी वाला सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहा है, यदि x² - 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको दो जो शून्यक दे रखा है x की जगह रख दो और बराबर में 0। ठीक, तो समीकरण हम लिख लेते हैं एक बार, x² - 5x प्लस 5a। ठीक, x² - 5x प्लस ये है x² - 3x प्लस 5a बराबर 0। ठीक, ये में दे रखा है, लेकिन शून्यक दे रखा होगा तभी हम 0 के बराबर रखेंगे। हमें वैसे इतना समीकरण दे रखा है, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक शून्यक हमें क्या दे रखा था 2, तो x की जगह जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 रख दो। 2 का स्क्वायर -3 2 प्लस 5a, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 5a और 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 6 घटाओगे कितने बचेंगे, -2 प्लस के 5a और बराबर में हमने 0 के बराबर रखा है, क्योंकि अगर शून्यक दिया होता है तो 0 के बराबर रखते हैं। अब इसको जब उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 5a बराबर 2, तो a बराबर 2/5। ठीक, तो a बराबर 2/5 कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। सातवां देखो, कह रहा है इसके शून्यक हैं x² - 5x प्लस 6, x² - 5x प्लस 6, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, आप 6 के गुणनखंड करोगे, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे 5 और गुणा करोगे तो 6, तो x² - 3 प्लस 2 x प्लस के 6, तो गुणा कर लो x का अंदर,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6। 2 के जोड़े बनाओगे, यहाँ से क्या कॉमन है x, अंदर बचेगा x माइनस 3 और यहाँ से क्या कॉमन है माइनस के 2, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3। ठीक, गुणनखंड अच्छे से आता होगा आपको, क्लास 8th और 9th में ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। x माइनस 3 को एक बार लिखेंगे और x माइनस 2 को एक बार। ठीक, फिर दोनों को 0 के बराबर रखोगे। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और जब इसको बराबर रखोगे 0 के तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, तो 3,2 कहीं दिखाई दे रहा है 3। देखो यहाँ पे माइनस वाले हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जबकि हमारे आंसर किस में आ रहे थे, प्लस के आ रहे थे, 2,3। ये सही हो जाएगा डी वाला। 8वां कह रहा है -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो चतुर्थांश आपको मालूम ही है, 4 चतुर्थांश होते हैं, x बाई प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। हमसे ये कह रहा था -5,6, -5,6 ये वाला किस में आएगा, पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा या चौथे में आएगा। तो आप खुद ही पता लगाओ। माइनस के 5 यानी माइनस का 5 ये वाली लाइन नेगेटिव की होगी और ये वाली पॉजिटिव की होगी, तो इसमें आएगा सेकंड में, द्वितीय चतुर्थांश सही हो जाएगा। इसी का तो चिन्ह होता है माइनस और प्लस, और इसका होता है प्लस प्लस, और इसका माइनस माइनस और इसका प्लस माइनस। ठीक, तो द्वितीय चतुर्थांश कहाँ पे है, बी वाला सही हो जाएगा। नमा कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका चाप केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो आपको अगर मालूम होगा, आपने चैप्टर नंबर 10 उससे पहले या 10 या 9 शायद जो भी हो, मतलब उसमें हमने पढ़ा है, जब भी हम चाप की लंबाई निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई 2πr थीटा बटे 360। ठीक, ये फॉर्मूला होता है जब हम चाप की लंबाई पूछी जाए, चाप की लंबाई। ठीक, लेकिन हमसे क्या करा, अगर चाप करा है, एक वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका चाप केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो त्रिज्या a ली है तो अब की r की जगह सिर्फ a हो जाएगा, तो 2πa थीटा बट्टे 360 कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, 2πa थीटा बट्टे में 360, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, इसमें आ जाओ, करा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल A बराबर 45 डिग्री और एंगल E बराबर 56 डिग्री, तब एंगल C बराबर है। देखो इसमें एक तो शॉर्ट तरीका ये होगा, जैसे दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं समरूप, ठीक, एक दे रखा है ABC और एक दे रखा है DEF। ठीक, कह रहा है इसमें एंगल 45 डिग्री है A और इसमें एंगल E ये है 56 डिग्री। ठीक, कह रहा है ये दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा BC ये है, ये इसके सामने वाली भुजा ये बराबर होगी BC, और इसमें अगर आप देखोगे यानी बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो BC के सामने है तो ये BC किसके बराबर होगी, और इसमें देखो 56 के सामने एंगल DF है। ठीक, अब हमसे कह रहा था त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ठीक, AB ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी इनका अनुपात बराबर होगा AB और DE का, DE, फिर BC का अनुपात बराबर होगा EF के, तो BC ये है और EF कौन सी है, ये है। अगर ये 45 था तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कह रहा था एंगल C किसके बराबर होगा। ठीक, एंगल
ए इतना दे रखा था, 56 ये दे रखा था, एंगल सी किसके बराबर होगा। यानी हमसे ये पूछा गया था इस वाले में। ठीक, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी ये इसके बराबर होगा 56। और किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। और 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो तो 4 और 6 5 11 यानी 101 हो जाएगा। घटाओगे 79 बचेगा, तो 79 हमारा किस ऑप्शन में है, ये वाला आ जाएगा एंगल सी। ठीक, 79 डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, समझ में आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, भाई हमारा एंगल होगा, जब तो त्रिभुज समरूप दे रखे हो तब। ठीक, इसमें आ जाओ, यह कह रहा है यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान क्या होगा। cos a बराबर हमें दे रखा है कितना 5/13। cos a बराबर दे रखा है 5/13। अच्छा, cos a बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक, यानी ये हमें आधार मालूम है किसी समकोण त्रिभुज का 13 और कर्ण मालूम है 5, यानी हमें लंब नहीं मालूम है। cos a बराबर होता है sin a बराबर होता है लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। यानी यहाँ सही है 13, यहाँ पे आएगा, ये कर्ण है ना, ये 5 है। ठीक, तो 5/13 ये हमें ज्ञात करनी है। हमने आपको बताया था कोई भी, अगर ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये भुजाएं हमेशा आप याद कर लेना, 5 12 13 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। अगर कोई दो भुजाएं आपको ज्ञात हैं, 5 और 12 मालूम है, तो तीसरी भुजा 13 ही होगी। और ये दोनों मालूम है 12 13, तो तीसरी भुजा 5 होगी। ठीक, अब ये आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो 12 ही निकलेगी, यानी लंब हमें पता चल गया 12 है। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। और एक और होता है 3 4 5, इसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दे रखी हैं 4 और 5 ये दोनों, तो हम तीसरी अपने आप पता लगा लेंगे, यहाँ ये 3 होगी। अगर ये दोनों दे रखे हैं 3 और 4, तो ये भी आप पता लगा लोगे, यहाँ 5 होंगी। सिर्फ ये 3 अंक याद रखने हैं, और ऊपर वाले 5 12 13 3 4 5 बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक, तो हमसे पूछा गया था tan a का मान क्या होगा, tan a। ठीक, cos a दे रखा था, ये tan a का मान, और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 12/5 है कहीं ऑप्शन में, 12/5 ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, इसमें कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान होगा। ठीक, cos थीटा बराबर 1। ठीक, हमसे पूछा है tan थीटा का मान क्या होगा। अच्छा, cos की किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है। आप बोलोगे सर cos 90 डिग्री का मान होता है कितना, cos 0 डिग्री का वैल्यू होती है कितनी 1। ठीक, यहाँ पे थीटा और इसकी जगह मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 की तो वैल्यू होती है 1, तो थीटा बराबर कितना आ गया, अगर कंपेयर करोगे थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 रख दो। tan 0 का मान कितना होता है 0 डिग्री। ठीक, और 0 आपका एक ही ऑप्शन में है, बी में। नेक्स्ट आओगे क्वेश्चन नंबर 13, ऊपर है 2 tan 30 डिग्री और वर्ग प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। ये तो आपको एनसीईआरटी का बहुविकल्पी है, 2 tan 30 डिग्री और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का मान आपको मालूम है, रख दो कितना 1/√3, 1/√3 और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर।
तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो 1 + 1/3। नीचे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/4/3। ऊपर रहेगा 2/√3 और नीचे 4/3। ठीक, फिर इसकी गुणा इसके साथ होती है और इसकी गुणा इसके साथ होती है। 2/√3 गुणे 3/4। ठीक, तो 2 से ये कैंसिल, 2 दूनी 4, तो नीचे हो जाएगा 2/√3 और ऊपर 3। ठीक, अब इसको हम ये आ गया 3, 2/√3, इसको √3 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। √3 से ऊपर भी करो और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करो। तो जब √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3√3 और नीचे √3 का √3 में करोगे तो 3 और 2, 3 2 जा 6, यानी 2√3, 3√3 और नीचे 6। ठीक, 3 से काटोगे 3 2 जा 6, तो √3/2 ये आ जाएगा मान। तो कौन सा ऑप्शन है √3/2 ए। करा यदि tan अल्फा बराबर है sin अल्फा तो अल्फा का मान क्या होगा। अच्छा, इसमें डायरेक्ट कर सकते हो कि tan और sin में किस एंगल पर वैल्यू सेम होती है। तो tan 0 डिग्री का मान भी 0 होता है और sin 0 डिग्री का मान भी 0 होता है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कह रहा है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। ठीक, और हमें क्या दे रखा था, वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी। करा एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो ऑप्शन क्योंकि हमें पाई में दे रखे हैं तो पाई की वैल्यू आपको रखने की जरूरत नहीं है, पाई को ऐसा ही छोड़ दो और आर की वैल्यू रखो कितनी, पाई आर हमें दे रखा था कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 36 और थीटा कितना दे रखा था 60 डिग्री, तो गुणे में 60/360। ठीक, काटोगे 36 से 36 कैंसिल, नीचे कितने बचेंगे 10 और 1 0 से 1 0 खत्म, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। है कोई ऑप्शन 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बी वाला। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है यदि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे कह रहा है जब ए भुजा वाले दो घनों को आपस में मिलाकर रखेंगे तो कौन सा जो फिगर बनेगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो एक घन ये होगा, इसी से मिलाकर एक घन और रखना है आपको। तो कौन सी आकृति बनेगी, घनाभ बनेगा। ठीक, अगर इसमें ये भुजा यहाँ से यहाँ तक ए थी और ये भी भुजा यहाँ से यहाँ तक ए थी तो टोटल कितनी हो जाएगी 2a। ठीक, यानी लंबाई हो जाएगी 2a और चौड़ाई तो ए ही रहेगी, यानी ऊंचाई भी ए रहेगी और चौड़ाई भी ए ही रहेगी। ठीक, तो बी ब्रेथ कितनी रहेगी ए और एच भी ए रहेगी, तो घनाभ बन रहा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2lb + bh + hL। ठीक, मान रखो 2l और b का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2a² + bh, इन दोनों को गुणा करोगे bh a² hL, इसको गुणा करोगे +2a², जोड़ लो 2a² और 2a², 4a² और एक 5a²।
5a² में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10a² आ जाएगा। ठीक, 10a² सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, माध्य पूछा गया है तो निकाल लोगे आसानी से। देखो वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल इधर दे रखा है कितना, 0 से 10। अब चूंकि हमें ये ऑप्शन वाले हैं तो हम डायरेक्ट बस वैसे तो करना नहीं है। ठीक, हमें रफली इस तरीके से लगाना है और हमें आंसर लेके हमें गोला भरना है सिर्फ। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से नहीं लगाना है कि आप पूरी सारणी बनाओ स्केल से खींच के, क्यों टाइम बर्बाद करोगे उतना। 20 से 30 और 30 से 40। ठीक, और बारंबारता इधर दे रखी थी 4, 5, 4, 7। ठीक, तो आपको मालूम है इसको हम बोलते हैं FI और फिर हम मध्यमान निकालते हैं XI। ठीक, और फिर निकालते हैं FI इंटू XI। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। ठीक, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो इन सबको जोड़ो कितना आ जाएगा, यानी सिग्मा FI का मान 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 में 7 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 21। ठीक, अच्छा इसको बोलते हैं मध्यमान। इसको कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ठीक, तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे, 0 में 10 जोड़ोगे तो 5, 10 और 20 30 का आधा 15, 50 का आधा 25 और 70 का आधा 35। फिर मध्यमान अब इसको निकालेंगे FI इंटू XI, यानी इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे लिखूंगा। 4 पंजे 20, 15 पचे 75, 25 चौके 100, 35 गुणे 7। तो गुणा करोगे 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 3 21, 22 23 24, 245। तो सिग्मा FI XI, यानी इन सबको जोड़ लो तो 5 और 5 10 की 0, 1 हासिल लगेगा। 7 और 3 10, 10 और 4 14 की 4, 1 हासिल लगेगा। कितना आ जाएगा 440। तो सिग्मा FI XI का मान हमने निकाला 440 और इसका मान निकाला कितना 210। अच्छा इसको सही जोड़ा है, देख लो एक बार। 4 और 5 9, 9 और 4 13, 4 और 5 9 और 9 1 10 3 13 और 7 20 होंगे यहाँ पे। ठीक, 20 सिर्फ। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटोगे 22 बार, तो माध्य आ जाएगा 22। 22 है कोई ऑप्शन, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग क्या होगा। माध्यिका वर्ग वो उसको बोलते हैं जिसमें हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो इनकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, फिर उसको जोड़ के आधा करो। जैसे देखो हमें ये दे रखा था वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 5। ठीक, फिर 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। ठीक, ये वर्ग अंतराल दे रखा है। 5 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और ये दे रखी है बारंबारता 4 6 10 6 4, 4 6 10 6 4। ठीक, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इससे पहले कुछ नंबर है नहीं है तो उसमें 0 जोड़ो तो 4 ही आ जाएगा। तो 6 और 4 10, फिर 10 और 10
20, 20 और 6 26 और 26 और 4 30। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है, n। इसी का जब आधा करोगे n/2 तो 15, यानी 30 का आधा कितना आ जाएगा, 15। और 15 आपको किस में मिलेगा, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक 15 इसके अंतर्गत आएगा, 20 के अंतर्गत, इसी के अंदर आएगा 20, 15। तो इसके सामने वाले का जो वर्ग होता है वो माध्यक वर्ग कहलाता है, 10 से 15। हमसे यही पूछा गया था, इसका माध्यक वर्ग क्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला, 10 से 15। ठीक, आगे कह रहा है किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। अधिवर्ष का मतलब होता है जिसमें 366 दिन हो। ठीक, अगर आप 366 को 7 से डिवाइड कर दो तो 2 बचेंगे। कितने बचेंगे, 52 पूरे कट जाएंगे, फिर 2 बचेंगे। तो 2 वही दोनों रविवार हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 7 से डिवाइड करोगे, 7 पंजे 35, 14 हो गया, 7 दूनी 14, 15 16, 7 दूनी 14, फिर 2 शेष बचा। तो रविवार होने की प्रायिकता 2/7 हो जाएगी। ठीक, 2 ही दिन हम तो इन्हीं दोनों रविवार हो सकता है। ठीक, रविवार होने की संभावना कितने दिन है, 2 दिन, और कुल हफ्ते कितने हैं, 7। ठीक, यानी 7 दिनों में से 2 ही रविवार होने की संभावना है, सी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। इसकी प्रायिकता 1 होती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। कोई भी अगर घटना निश्चित रूप से घट रही तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, तो बहुविकल्पी हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं, बस बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो हमारे सेट हैं इसके पीछे वाले, उनके भी हम पहले सबके बहुविकल्पीय सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।